हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदी आई सेंटर। आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अल्टरनेटिव एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज इस लेक्चर में हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे अवार्ड से, मिसलेनियस से। ये 9 इंडेक्स और 10 इंडेक्स कवर करेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो 1 से 4 इंडेक्स जो यहाँ पर नहीं कवर हुआ उसको कवर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था हेल्थ इंडेक्स से। तो आपके बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर और डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये 4 इंडेक्स बच जाता है। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। इसमें आपका जो इंडेक्स है अवार्ड से, अवार्ड्स आपके पेज 69 से स्टार्ट है, तो हम पेज 69 से इसको कवर करेंगे। आज टोटल 10 इंडेक्स तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितना आज लेक्चर में कवर कर सकते हैं। ये आपके पेज 69 अवार्ड्स है। अवार्ड्स में हम देखेंगे नोबेल प्राइजेज़ के बारे में बात की गई है, तो नोबेल प्राइजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज़ 2019, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें 2019 में ये दिया गया है 3 साइंटिस्ट को, जेम्स पीबल, एमडी मेयर, डिडियर क्वेलेस, for contribution to our understanding of the evolution of the universe and earth places in the cosmos। ये साइंटिस्ट के जो नेम दिए हुए आप इसके शॉर्ट फॉर्म में नेम याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जेम्स पीबल, माइकल मेयर एंड डी क्वेलेस है, तो आप जे डी मेयर कर सकते हैं। जे से जेम्स हो जाएगा, डी से डिडियर हो जाएगा और एम से मेयर, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन चूज़ करना, आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आंसर आपको चूज़ करना होगा। तो आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं जे डी मेयर। तो अब जेडी मेयर से आप इसको कर सकते हैं। इसमें क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन जानेंगे। क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने हेल्प किया कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके समझने में, ये हमारे इनका कंट्रीब्यूशन रहा। और अर्थ का कॉस्मोस में क्या प्लेस है, इसको ईजिली उन्होंने बताया कि क्या इसका उसको हम और अच्छे से समझ सकें। न्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानेंगे। क्या है कि जेम्स अवार्ड को दिया गया है उनका जो है थियोरेटिकल डिस्कवरी जो फिज़िकल कॉस्मोलॉजी में हुआ था, तो इसमें डिस्कवरी पे दिया गया, उनको अवॉर्डेड किया गया, उनके इस वर्क पे इसको अवॉर्ड किया गया। उन्होंने सबसे इजी बताया कि जो बिग बैंग से लेके थ्योरी प्रेजेंट डे तक है उसको अंडरस्टैंडिंग का उसका हिस्ट्री ट्रेस इन्होंने किया था, तो इसीलिए इन्हें दिया। थियोरेटिकल टूल्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स हिस्ट्री फ्रॉम बिग बैंग से प्रेजेंट डे तक का ये थ्योरी बताएं। प्रेजेंट थ्योरेटिकल टूल एंड कैलकुलेशन हेल्प करेंगे कि हम ये इंटरप्रेट कर सके ट्रेसेस फ्रॉम द इन्फेंसी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के इन्फेंसी से अभी तक का प्रेजेंट सिनारियो क्या है वो जान सके। माइकल मेयर एंड डी क्वेलेस, ये अवॉर्डेड किया गया इनको एक्सो प्लैनेट ऑर्बिटिंग सोलर टाइप स्टार। इन्होंने डिस्कवर किया है कि एक्सो प्लैनेट जो ऑर्बिट कर रहा है और सोलर टाइप स्टार, एक सोलर टाइप स्टार के ऑर्बिटिंग कर रहा है एक्सो प्लैनेट, उनकी ये डिस्कवर किए। ये डिस्कवर किए, दे डिस्कवर द फर्स्ट प्लैनेट ऐसा है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर डिस्कवर किए, इसी की वजह से इनको एक्सो प्लैनेट कहते हैं। वैसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो उसे एक्सो प्लैनेट कहते हैं। उनका नाम है 51 पेगासी बी ऑर्बिटिंग या सोलर टाइप स्टार, एक सोलर टाइप स्टार है इन आवर होम गैलेक्सी मिल्की वे इन 1995 में। ये इट स्टार्टेड अ रिवॉल्यूशनरी, इन्होंने स्टार्ट किया एक रिवॉल्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी में एज मोर देन 400 एक्सो प्लैनेट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड इन मिल्की वे सिंस देन। मिल्की वे में 400 एक्सो प्लैनेट से भी ज़्यादा वहाँ आइडेंटिफाइड हुए, डिस्कवर्ड हुए हैं। ये जो डिस्कवरी जो है इनकी, ये डिस्कवरी हमें हेल्प करेगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है कि लाइफ क्या एग्जिस्ट करता है अर्थ और आवर सोलर सिस्टम के बाहर, इस क्वेश्चन का आंसर देने में ये इनकी डिस्कवरी हमें बहुत हेल्प करेगी। तो आप हमेशा याद रखें कि जो नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया है वो एक्सो प्लैनेट से रिलेटेड है और एक आपके बिग बैंग थ्योरी से प्रेजेंट डे तक। तो वो आपको डिस्कवरी पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, ताकि आपको एलिमिनेट करने में ईजी हो। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन और फिजियोलॉजी में एक किसे दिया गया है, ये दिया गया आपको विलियम कैलिन, पीटर रैटक्लिफ एंड ग्रेग सेमेंजा। आपको यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं आप, विलियम पीटर सेमेंजा।
तो वो आपको ईजिली आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग नहीं लिखना, आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होगा, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव इसका सही है तो उसमें टिक करना। तो आप इसे देख सकते हैं विलियम पीटर सिमेंजा, ये आप एक शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि ह्यूमन सेल कैसे रिस्पॉन्ड करता है यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज होता है तो हमारा सेल किस तरह रिस्पॉन्स करता है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। इसमें रिसर्चर ने ट्राई किया कि वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमारे यदि ऑक्सीजन का सेल जो है तो टू हायर और लोअर अमाउंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर, हमारे सेल कैसे अडॉप्ट करते हैं हायर और लोअर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, यदि मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए एटमॉस्फेयर में तो हमारे सेल कैसे अडॉप्ट करते हैं इसको। तो इसमें व्हेन द बॉडी डिटेक्ट, जब बॉडी को ये पता चलता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम है तो किडनी एक रिलीज़ करता है हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, EPO जिसको कहेंगे, जो हमारे बॉडी को बताता है टू मेक मोर रेड, आप ज़्यादा रेड ब्लड सेल ये बनाओ ताकि आप ऑक्सीजन कैरी कर सको। जब आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो किडनी जो हार्मोन रिलीज़ करती है तो वो हार्मोन रिलीज़ जो है यहाँ पर EPFO हमारी बॉडी को बताता है कि आप रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनाएं ताकि आप ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर सकें। ये क्या कहते हैं उसमें एक प्रोटीन, फिर ये दे फाउंड अ प्रोटीन, एक प्रोटीन वहाँ मिलता है जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया इंडेक्सिबल फैक्टर HIF, राइजेज व्हेन देयर इज़ अ लेस ऑक्सीजन अराउंड, जब लेस ऑक्सीजन हमारे बॉडी में होता है तो वहाँ पर HIF अराइजेज, एक प्रोटीन अराइज हो जाता है। ये बाउंड करता है सेक्शंस ऑफ DNA के सेक्शन पे ये बाउंड करता है नियर द जीन के आसपास। अब वो जो प्रोड्यूस करता है EPFO जहाँ प्रोड्यूस करता है वहाँ पर HIV बॉन्ड वो बॉन्ड बनाता है जीन के पास। यहाँ जो एक्स्ट्रा HIV प्रोटीन है जो EPFO जीन के पास वो एक्ट लाइक अ टर्बोचार्जर, ये टर्बोचार्जर का काम करता है फॉर हार्मोन्स प्रोडक्शन, हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए टर्बोचार्जर का काम करता है, जिससे पता चलता है बॉडी को कि आपको रेड ब्लड सेल और बनाना है। किसी भी चीज़ को आप सिग्नल देते हो कि आपको रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनाना या कम बनाना है तो ये इसके लिए HIV प्रोटीन वो एक्ट करता है टर्बोचार्जर, जो बताता है बॉडी को कि आप मोर रेड ब्लड सेल बनाओ। जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो HIV लेवल गिरने लगता है, ड्रॉप हो जाता है। तो एज टू रेड ब्लड सेल काउंट, जैसे ही रेड ब्लड सेल काउंट होते हैं। सिग्निफिकेंस, इनका सिग्निफिकेंस जो ये इनका थ्योरी है, इससे सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है तो ये हम जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग बॉडी फंक्शनिंग, ये हमारे बॉडी को समझने में हेल्प करेगा। ये रिसर्च अंडरस्टैंड करेगा बिहाइंड द जनरेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स किस तरह जनरेट होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कैसे होते हैं, एंड सर्टेन इम्यून फंक्शन, और इम्यून फंक्शन कुछ है वो, इवन फेटल एंड प्लासेंटा डेवलपमेंट के बारे में भी ये हेल्प करेगा। टैकलिंग डिजीज़, ये डिजीज़ को टैकल करने के लिए भी हेल्प करेगा। मच मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमें डिजीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। राइजिंग फ्रॉम दिस, इसके पाथवे से, जैसे कैंसर है वो प्रोलिफरेट यूजिंग द ऑक्सीजन सेंसिंग सिस्टम टू ग्रो ट्यूमर्स, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प कर सकता है। द न्यू नॉलेज हमें हेल्प करेगा डिजीज़ लाइक कैंसर और एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, ये हमें हेल्प करेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग बनाने में भी हमें हेल्प करेगा क्योंकि नंबर ऑफ ड्रग डेवलप हो चुके हैं। आप ऑक्सीजन सेंसिंग पाथवे को जैसे ही समझा गया तो उसके लेवल पर नंबर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेट किए गए हैं। मोर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स ऑन ब्लॉकिंग ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन एमिंग टू प्रिवेंट कर सकता है ग्रोथ ट्यूमर इन सम कैंसर्स कैन बी इंट्रोड्यूस। जब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जा सकता है तो उसके रिलेटेड एक आप ड्रग को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है क्योंकि आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है आपकी लाइफ को बेटर बनाने का इसका पर्पस होता है। तो आप ये जी मज़ेदार से पढ़ेंगे कि कोई कॉन्सेप्ट आया है, कोई टेक्नोलॉजी आई है तो आपके लाइफ को कैसे प्रभावित करेगी, तो इसमें आपकी इंटरेस्ट होगा और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। तो कैंडिडेट आप इस चीज़ को समझें कि जब आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में लेंगे तो आपको ईजिली ये समझ में आएगा और इससे आप एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म करेंगे। इसलिए आप इस सेक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ ये दिया गया है जॉन डी गुडइनफ, एम स्टैनले विथिंगम एंड अकीरा याशिनो फॉर देयर रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के डेवलपमेंट इनका रोल रहा तो इसे अवार्ड किया गया है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री।
न्यूज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानेंगे। एम स्टैनली लिथियम, ये फाउंडेशन लिथियम आयन बैटरी का फाउंडेशन इन्होंने रखा था 1970s में, जब इन्होंने यूज़ किया था टाइटेनियम डाइसल्फाइड एज अ कैथोड एंड मेटेलिक लिथियम विच इज़ हाईली रिएक्टिव है एज एनोड। जॉन बी गुड इनफ, ये 1980s में इन्होंने रिप्लेस किया था टाइटेनियम डाइसल्फाइड विथ कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड ने टाइटेनियम डाइसल्फाइड को की जगह पे कोबाल्ट ऑक्साइड यूज़ किया था एज ए कैथोड, डबलिंग द बैटरीज पोटेंशियल, बैटरी के पोटेंशियल को डेवलप किया था, डबल कर दिया था। However, the use of reactive lithium remain a concern, लेकिन लिथियम के रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये कंसर्न बना रहा। अकीरा योशिनो, ये फर्स्ट कमर्शियली वाइबल लिथियम आयन बैटरी वाज डेवलप्ड बाय हिम इन 1991। ही रिप्लेस लिथियम आयनेट को इन्होंने रिप्लेस किया पेट्रोलियम कोक एनोड विच ड्यू निकलते लिथियम आयन्स टुवर्ड इट फ्रॉम लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड कैथोड। ये आपके डायग्राम शो कर रहे हैं कि जिस तरह कैसे हम पेट्रोलियम कोक यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, बैरियर यहाँ पर है, यहाँ कोबाल्ट ऑक्साइड है, और यहाँ पे 4 वोल्ट का दिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो लिथियम ये लिथियम आयन है। तो ये आपको डायग्राम दिखाया गया कि कैसे हम यहाँ पेट्रोलियम कोक ये सब यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, हम इसकी बारे में ज़्यादा डिटेल जानेंगे। ये टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जो यूज़ किया था पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली यूज़ होता है, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मिलिट्री पर्पज़ और स्पेस एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है। इसका लाइट वेट होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, मतलब स्टोर्स मोर एनर्जी पर यूनिट ऑफ वेट व्हेन कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ बैटरी। ये कैपेबल है टू स्टोर 150 वाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी पर केजी ऑफ बैटरी। 1 केजी बैटरी पे ये 150 वाट्स आवर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है। लिथियम आयन कैन डिलीवर अप टू 3.6 वोल्ट, 3 टाइम हायर है देन टेक्नोलॉजी सच एज निकियम कैडमियम बैटरीज। Rechargeable lithium ion battery have 5,000 cycles or more compared to just 400 cycles in a lead acid battery। जो लेड एसिड बैटरीज इसमें 4 से 500 ही साइकिल होते हैं और लेकिन लिथियम आयन बैटरीज में 5000 साइकिल, आप समझ सकते हैं 10 टाइम मोर। ये मैटर करता है हमारे टेक्नोलॉजी में। लिथियम आयन बैटरीज वो कमनली लो कंपैरेटिवली लो मेंटेनेंस है, मतलब मेंटेनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम है। ये डू नॉट रिक्वायर शेड्यूल्ड साइकिलिंग नहीं है टू मेंटेन देयर बैटरी लाइफ। आप शेड्यूल्ड साइकिलिंग की ज़रूरत नहीं उनकी बैटरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लिथियम बैटरीज में मेमोरी नहीं होता है, जिससे वजह कहते हैं डेट्रीमेंटल प्रोसेस वे आर रिपीटेड। मेमोरी इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ ये समझेंगे। ये एक डेट्रीमेंटल प्रोसेस है जहाँ पर रिपीटेड पार्सल डिस्चार्ज और चार्ज साइकिल काउज द बैटरी टू रिमेंबर अ लोअर कैपेसिटी। लिथियम आयन बैटरीज के लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, मतलब इसका जो डिस्चार्ज रेट है खुद से लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट इनका बहुत कम है, जैसे 1.5 से 2% पर मंथ में। इनमें टॉक्सिक कैडमियम नहीं होता है। ये ईजियर बनाता है टू डिस्पोज ऑफ कैडमियम बैटरी। लिमिटेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी, जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है कि इनके पास इतनी अच्छी एनर्जी, स्टोरेज भी अच्छी है, डेंसिटी भी इसकी अच्छी है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, मेंटेनेंस भी कम है, मेमोरी इफेक्ट नहीं है, लो सेल्फ डिस्चार्ज है और टॉक्सिक कैडमियम भी नहीं है, तो इसमें हम यूसेज में तो हम ये जानेंगे कि इसके कंसर्न क्या है, वो तो मैटर करता है। जब इतने एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है वो देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, ये इसकी टेंडेंसी है ओवर हीटिंग की, जिसकी वजह से ये हाई वोल्टेज पे डैमेज हो सकता है। इन सम केसेस ये कंबशन भी कर सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। दिस कैन काउज ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज का यदि ट्रांसपोर्टेशन हो तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंबशन हो सकता है। ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है लिथियम आयन बैटरीज रिक्वायर सेफ्टी मैकेनिज्म। इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म की ज़रूरत है ताकि आप वोल्टेज की इसको लिमिट कर सकें, इसका प्रेशर को आप इंटरनल प्रेशर को लिमिट कर सकें, जिसकी वजह से इसके वेट में आप इंक्रीज़ हो सकता है और इसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। अनदर फैक्ट, दूसरा फैक्टर ऐसा जो वाइड स्प्रेड अडोप्टेशन इज देयर कॉस्ट विच इज़ अराउंड 40% हायर दैन द निकल कैडमियम। निकल कैडमियम बैटरी से 40% इसका कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये भी एक मैटर करता है। कॉस्ट इसकी बढ़ जाने की वजह से इसका ये लिमिटेशन है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे।
4-fold jump in lithium ion battery import since 2016। 2016 से लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट 4 गुना बढ़ गया है। Government reply in the Lok Sabha, India had quadruples its import of lithium ion batteries and more than tripled its imports bill on the product from 16। ये बता रहे कि हम लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट हमारे देश में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है और इसके इंपोर्ट्स बिल भी ज़्यादा बढ़ गया है। इंडियन मैन्युफैक्चरर से सोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो लिथियम आयन बैटरीज मंगाते हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया से। कंट्री इज एमंग द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स इन द वर्ल्ड। लिथियम आयन के इंपोर्ट में हमारा कंट्री जो इंडिया वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वर्ल्ड में। स्टेप टेकन बाय इंडिया, इंडिया ने क्या क्या स्टेप उठाए वो हम चेक करेंगे। यूनियन कैबिनेट इन 2019 अप्रूव्ड, यूनियन कैबिनेट ने 2019 में अप्रूव किया था एक प्रोग्राम, नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज इन द नीति आयोग टू ड्रिवन क्लीन कनेक्टेड शेयर्ड सस्टेनेबल हॉलिस्टिक मोबिलिटी इनिशिएटिव। एक क्लीन और कनेक्टेड सस्टेनेबल हॉलिस्टिक मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम अप्रूव्ड किया यूनियन कैबिनेट में। इसमें क्या वो देख लेते हैं। इसरो ने बताया है कि आप कमर्शलाइज करें इंडिजिनस डेवलप लिथियम आयन बैटरी को एंड हैज़ सिलेक्टेड 14 कंपनीज़ को सिलेक्टेड किया फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। लिथियम आयन के ट्रांसफर का जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए 14 कंपनीज़ को सिलेक्टेड किया गया है जिसको कमर्शलाइजेशन मेन पर्पज़ है। Central Electrochemical Research Institute CECRI under the Council of Scientific Industrial Research CSI and RASI Solar Power Private Limited एक मेमोरेंडम साइन किया एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर इंडियाज फर्स्ट आयन बैटरी प्रोजेक्ट इन 2014। मतलब CSI ने RASI सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम साइन किया किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। ये हमारा इंडिया का पहला ऐसा लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट होगा। ISRO has transferred its indigenous technology to produce space-grade lithium-ion cells to BHEL। इसरो ने ट्रांसफ़र किया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल टू वेल। इसमें देखते क्या, वेल साइन किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इसरो के साथ फॉर एक्वायरिंग लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के एक्वायर करने के लिए वेल ने साइन इसरो के साथ किया है कि एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के तहत स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चर किया जाएगा बिल आर मेड फॉर मीटिंग नेशनल रिक्वायरमेंट्स ओनली। सिर्फ हमारे देश के जो नेशनल रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो एग्रीमेंट साइन किया है, मैन्युफैक्चर करेगा वेल। However, WEL can sell the space grade lithium ion to parties outside India after obtaining prior written consent from ISRO। ऐसा नहीं कि ये वेल के लिए लिमिटेशन है, यदि वेल इंडिया के आउटसाइड भी यदि स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं तो वो इसरो से प्रायर कंसेंट ले सकते हैं, लेकर वो सेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ फॉर 2019, ये क्या है प्राइस वो देखेंगे। 12 साइंटिस्ट को अवार्ड के ये अवार्ड दिया गया है, प्रेस्टिजियस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर 2019। आप ये याद हमेशा रखेंगे कि शांति स्वरूप भटनागर ये दिया जाता है साइंस के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। ये अवार्ड दिया जाता है CSIR के द्वारा। ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1958 में। इसका पर्पज़ है कि इट अवॉर्डेड एनुअली फॉर नोटेबल एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च अप्लाइड और फंडामेंटल इन द डिसिप्लिन। मतलब इन डिसिप्लिन में भी कोई जो अच्छा वर्क, नोटेबल वर्क के और आउटस्टैंडिंग रिसर्च करे तो उनको दिया जाएगा। वो फील्ड हम जानेंगे डिसिप्लिन कौन से है। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस। इसका एलिजिबिलिटी हम जानेंगे क्या है। एनी से कोई भी सिटीजन जो इंगेज हो रिसर्च में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स तक तो उसे दिया जाएगा। मतलब 45 ईयर्स के एज के अंदर ही यदि किसी ने से कोई सिटीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई अच्छी रिसर्च किया हो तो उसे दिया जाएगा। यदि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, OCI ने यदि वर्क इंडिया में कर रहा वो भी एलिजिबल है इस प्राइज़ के लिए। इस प्राइस में क्या क्या होता है, ये इसमें कैश कंपोनेंट है 5 लाख ईच। हम इसी अवार्ड के बारे में जानेंगे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ये फाउंडर डायरेक्टर थे, उसके बाद ये डायरेक्टर जनरल बने CSIR का। जो क्रेडिट दिया जाता है 12 नेशनल लैबोरेटरीज को इस्टेब्लिश करने के लिए। इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था 1954 में बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ये सिग्निफिकेंट रोल बनाते हैं इन द बिल्डिंग ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक पॉलिसीज़। इनका रिसर्च इंक्लूड करता है सेवरल केमिकल साइंसेस इंक्लूडिंग, इनका रिसर्च एक बहुत सारे फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे इमल्सन्स, कोलाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इस पायनियर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटो केमिस्ट्री इज एक्लेम्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनका जो वर्क था मैग्नेटो केमिस्ट्री, इसे एक्लेम्ड किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंस्ट्रूमेंट रोल ये प्ले किए हैं इंस्ट्रूमेंट रोल इन एस्टैब्लिंग ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NRDC में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, स्वर्ण जयंती फेलोशिप। ये देखते हैं क्या है। ये अवार्ड में आपके 3-4 ही अवार्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानें कि यदि क्वेश्चन कोई भी इससे आता है तो आपसे वो क्या कैच होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। स्वर्ण जयंती फेलोशिप, इसमें क्या है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप हैव बीन अवार्डेड टू 14 साइंटिस्ट को दिया गया है जो प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट कंटेनिंग इनोवेटिव रिसर्च आइडिया विद पोटेंशियल ऑफ मेकिंग इम्पैक्ट ऑन R&D इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में यदि R&D में बहुत अच्छा वर्क किया गया हो, इनोवेटिव हो और हमारे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता हो, तो उस पर 14 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। न्यूज़ के बारे में चलते हैं। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है टू कमेमोरेट इंडियाज़ 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया के 50 साल जब होता है 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे ये स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर एक यंग साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसे प्रोवाइड किया जाता है सोशल असिस्टेंट और सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो अपना बेसिक रिसर्च कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ये अवार्ड सपोर्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द फेलोशिप एंड रिसर्च के लिए। चलिए ये अवार्ड यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे इंडेक्स पे, मिसलेनियस में देखिए कि क्या क्या अलग अलग टॉपिक है, तब ये 10th इंडेक्स हमारा कंप्लीट होगा। एनुलर सोलर इक्लिप्स, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या है वो जानेंगे। रिसेंटली पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु विटनेस ए एनुलर सोलर इक्लिप्स। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ने देखा है एनुलर सोलर इक्लिप्स। रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री उन्होंने सिर्फ पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखा। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या है। अबाउट सोलर इक्लिप्स, पहले सोलर इक्लिप्स के बारे में जान लें कि क्या है। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। इससे क्या होता है कि वो ब्लॉक कर देता है सन्स के लाइट को फुली या पार्सली। सन के लाइट को ये फुली भी ब्लॉक कर सकता है या पार्सली भी। 4 तरह के इक्लिप्स होते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स, इसमें क्या होता है कि रेयर एट एनी पॉइंट, टोटल सोलर इक्लिप्स ये बहुत कम होता है। एट एनी पार्टिकुलर लोकेशन, किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे totally exist only a narrow path on the earth's surface chased by the moon's full shadow or umbra। इसमें क्या है, टोटल सोलर इक्लिप्स आर द रेयर एट पार्टिकुलर लोकेशन बिकॉज टोटली एग्जिस्ट ओनली अ लॉन्ग नैरो पाथ ऑन द अर्थ सरफेस ट्रेस्ड बाय द मून्स फुल शैडो और अम्ब्रेयर। मतलब ये कम समय तक ही इनका जो एग्जिस्ट, ये बहुत कम समय तक ही एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से टोटल इक्लिप्स वो बहुत रेयर होता है। इसमें क्या ये कब कब होता है उसके बारे में जानेंगे। ये जब ये न्यू मून हो या मून पेरिग्री के क्लोजेस्ट हो। पेरिग्री यहाँ जानेंगे, पेरिग्री क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट है मून का फ्रॉम अर्थ से बहुत नज़दीक में यदि मून हो उस समय। मून इज एट वेरी नियर लूनर नोड आर सो दैट अर्थ, मून एंड द सन आर अलाइंड इन नियरली स्ट्रेट लाइन। मतलब लूनर नोड उसको कहेंगे जब अर्थ, सन एंड मून एक स्ट्रेट लाइन पे खड़े हों। इट इज़ अ विजिबल ओनली फ्रॉम ए स्मॉल एरिया ऑन अर्थ। ये बहुत ही स्मॉल एरिया, मतलब अर्थ के एक स्मॉल एरिया से ये दिखता है। पीपल जो देखते हैं इसको टोटल सोलर इक्लिप्स आर इन द सेंटर ऑफ मून, वो मून के सेंटर्स में होते हैं एज शैडोज एज व्हेन इट हिट्स दैट, जब ये इसका शैडोज अर्थ को हिट करता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ये क्या है, ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये शैडो ऑफ द मून अपीयर्स ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ द सन।
सन की स्मॉल पार्ट ऑफ में ये अपीयर करता है। यदि मून का शैडो सन के कुछ भाग पे अपीयर हो तो उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहेंगे। आप यहाँ इमेज के फॉर्म में समझ सकते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स में देखें, यहाँ पर पूरा जो लाइट है वो टोटल कवर कर दिया। मून ने क्या किया, वो ब्लॉक कर दिया सन के टोटल लाइट्स को। यहाँ पर आपने देखा ये आपके पार्शियल है। पार्शियल में क्या, मून का जो शैडो है वो इस सन की स्मॉल पार्ट्स को वो कवर करता है, तो ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या है, यहाँ पर आपको देख रहा है एक डिस्क के टाइप में रिंग बना है, तो ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है। इसके बारे में समझेंगे। ये अकर होता है जब मून का जब एनुअल डायमीटर कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द सन, तो ये पूरी तरह से सन को कवर नहीं कर पाता है, तो इसलिए इस तरह दिखता है। सी द मून, ये मून क्या कहता है, ब्लॉक नहीं कर पाए सन को कम्प्लीटली, इट लुक लाइक अ डार्क डिस्क की तरह दिखता है। टॉप लार्ज ऑफ सन कॉर्नर डिस्क पे फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ फायर की तरह ये दिखता है, जिसके एनुलस कहते हैं। फॉर AAC टू टेक प्लेस 3 थिंग्स नीडेड टू हैपन। एनुलर सोलर इक्लिप्स होने के लिए तीन चीज़ें का होना ज़रूर है। पहला कि न्यू मून हो, या मून वेरी नियर टू लूनर नोड मोड। अभी हमने बताया था लूनर नोड क्या है, सन और मून अर्थ दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। या मून शुड बी नियर टू द अपोजी, मतलब अर्थ के फारदेस्ट पॉइंट पे हो। अपोजी कहते हैं अर्थ से मून फारदेस्ट पॉइंट पे हो, अपेरिगी कहते हैं जो आपके सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे हो। ड्यूरिंग वन ऑफ द फेजेज ऑफ एनुलर सोलर इक्लिप्स फेनोमेना एक बेली बीड्स आता है जो विजिबल होता है। ये थिन फ्रेगमेंटेड रिंग होता है। बेली बीड्स क्या आते हैं, आपके थिन फ्रेगमेंटेड रिंग्स होते हैं। caused by the passage of sunlight through the edge of the moon. दिस इज द ओनली टाइम, ये ऐसा समय होता है जब वेन वन कैन फाइंड 2 शैडो, 2 शैडो उनको देखते हैं फॉर एवरीथिंग इन ऑल साइड्स अंडर द सनलाइट बिकॉज लाइट सोर्सिंग ड्यूरिंग एनुलरिटी इज अ जियांट इल्यूमिनेटिंग रिंग। एक बहुत बड़ा रिंग के रूप में यह फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग एनुलर सोलर इक्लिप्स में। नासा ने यूजेस ग्राउंड एंड स्पेस इंस्ट्रूमेंट टू व्यू टॉप लेयर ऑफ द सन। सन के टॉप लेयर को देखना चाहा नासा ने, तो उसमें एक कोरोना जिसे वो कहते हैं, टॉप लेयर ऑफ द सन जो है कोरोना। व्हेन सन्स ग्लेयर इज ब्लॉक्ड, जब सन का ग्लेयर है जो ब्लॉक किया जाता है मून का, तो उस समय नासा ने देखना चाहा टॉप लेयर ऑफ द सन। ड्यूरिंग पार्शियल या एनुअल सोलर इक्लिप्स हो, इट इज ये डेंजरस टू व्यू सन विदाउट प्रॉपर, मतलब यदि पार्शियल या एनुलर सोलर इक्लिप्स हो तो आपको सन, यदि आप सन के देखना चाहते हो, सन की तरफ आप देखना चाहते हो, तो आपको एक इक्विपमेंट या टेक्निक्स यूज़ करना है। इसके वजह से यदि आप यूज नहीं की, ये डेंजरस हो सकता है। नॉट यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड इक्विपमेंट फॉर व्यूइंग कैन यूज़ परमानेंट आई डैमेज हो सकता है और सिवियर विजुअल लॉस हो सकती है। और हम नेक्स्ट जानेंगे हाइब्रिड इक्लिप्स क्या है। ये रेयर इक्लिप्स है जहाँ पर इक्लिप्स विल नॉट बी एनुलर फॉर दिस टाइम। दिस इज अ वेरी रेयर इक्लिप्स वेयर द इक्लिप्स विल नॉट बी एनुलर, या एनुलर इक्लिप्स विल ओनली बी एनुलर फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड। ये कुछ समय के लिए एनुलर होंगे, रेस्ट ये टोटल इक्लिप्स होंगे। इसमें हाइब्रिड, आपको पता है हाइब्रिड मतलब 2 चीज़ों के बीच, 2 चीज़ों से मिलकर कुछ चीज़ बनता है, तो वो हाइब्रिड कहलाता है। इसमें क्या कहता है कि एनुलर आपको कुछ समय के लिए वो एनुलर दिखेगा सोलर इक्लिप्स, उसके बाद ये टोटल सोलर इक्लिप्स भी, उसके बाद आपको टोटल इक्लिप्स में ये तब्दील हो जाता है, तो इसे हम हाइब्रिड इक्लिप्स कहते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लूनर नोड्स। लूनर नोड इसमें क्या है ये देखते हैं हम। Moon's orbit around the Earth is tilted with relation to the Earth orbital plane by 5 degrees with 2 intersecting point, ascending node and descending node. मून ऑर्बिट करता है अर्थ में और इस वो टिल्टेड होता है रिलेटेड टू अर्थ ऑर्बिटल प्लेन बाई 5 डिग्रीज, मतलब अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से ये टिल्टेड होता है 5 डिग्री, जो विथ 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं जिसे असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड कहते हैं। डिस्पाइट द मून बिंग बिटवीन द अर्थ और सन के बीच में होने के बावजूद ऑन एवरी न्यू मून में, हर न्यू मून में ये मून अर्थ और सन के बीच में होता है। द 3 डू नॉट ऑलवेज कम टू द स्ट्रेट लाइन, जो तीनों वो स्ट्रेट में नहीं, लाइन में नहीं आते और काउज एंड इक्लिप्स, जिसकी वजह से ये इक्लिप्स होता है। मतलब हमेशा ये समझे कि न्यू मून में अर्थ, हम एक न्यू मून में मून अर्थ और सन के बीच में रहता है और ये तीनों ऑलवेज ये नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में हो, जिसकी वजह से ये इक्लिप्स काउज करता है।
सॉरी, ये पेज कहाँ जा रहा है। These nodes also rotate around the earth once in 80 years। ये जो नोड है, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड, अभी हमने नोड के बारे में बताया, लूनर नोड, तो वो रोटेट करता है अर्थ में वंस इन 18 ईयर्स, या 18 साल में एक बार ये रोटेट करते हैं। इन दिस वे इस तरह के न्यू मैन टेक प्लेस व्हेन अ नोड इज ऑल्सो बिटवीन द अर्थ एंड सन, द थ्री कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इक्लिप्स टेक प्लेस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जानेंगे क्या है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज़ किया है कि ड्राफ्ट ऑफ इस प्रपोज साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सुना होगा। अब ये नया कंसेप्ट है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SSR। इसे रिलीज़ कौन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं क्या है। इंडिया इज़ गोइंग टू पॉसिबली द फर्स्ट कंट्री, ऐसा करने वाला ये पहला देश होगा वर्ल्ड में जो इम्प्लीमेंट करेगा साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाइन पे, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तर्ज पर साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्च कर रहा है, और इंडिया ऐसा पहला कंट्री होगा वर्ल्ड में। इट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है विथ विजनरी लीडरशिप एंड सोशल कंसाइंस। SSR इज ऑल अबाउट बिल्डिंग, ये सिनर्जी बिल्ड करता है डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ इन साइंटिफिक नॉलेज कम्युनिटी में, और ऑल्सो डेवलपिंग लिंकेज, ये लिंकेज डेवलप कर रहा है साइंस एंड सोसाइटी। साइंस में चाहे जितना भी डेवलप कर ले, ये जब तक ग्रास रूट लेवल पर ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचेगा, हमारा ये जो डेवलपमेंट है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लैब टू लैंड तक ले जाना होगा, आप ये लैब टू फार्मर तक ले जाना होगा। आपको डेवलपमेंट आपका जो फार्मर से रिलेटेड है वो आपको फार्मर को देनी चाहिए। तो ये फार्मर या किसी भी सेक्टर में, मतलब साइंस और सोसाइटी के बीच में एक लिंकेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका साइंस यहाँ पर जो है उसका ये एप्लीकेशन है, सोसाइटी में उसका ये एप्लीकेशन यूज़ होगा, और एप्लीकेशन किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है जो लिंक डेवलप करने में हेल्पफुल होगा। इनका एम क्या है? इनकरेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करना और इंडिविजुअल साइंटिस्ट को भी इनकरेज करना, वो एक्टिवली पार्ट इंगेज हो सके साउंड आउटरीच एक्टिविटीज़ में टू कनेक्ट साइंस विद द सोसाइटी, ताकि साइंस सोसाइटी के साथ कनेक्ट किया जा सके। SR पॉलिसी वुड इन्वॉल्व 4 डिफरेंट कैटेगरीज में, 4 डिफरेंट कैटेगरीज होंगे स्टेक होल्डर्स का, जो यहाँ पर स्टेक होल्डर है उनके 4 डिफरेंट कैटेगरी होंगे। वो कौन सी डिफरेंट कैटेगरी है वो देख लेंगे। बेनिफिशरीज, जो बेनिफिट इसे लेंगे वो स्टेक होल्डर आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स, लोकल बॉडीज़, कम्युनिटीज़, वुमेन्स ग्रुप। इम्प्लीमेंटर्स, जो इसे इम्प्लीमेंट करता है वो कौन सा है? इंस्टीट्यूशन, साइंस सेंटर मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। असेसर, इंटरनल असेसमेंट सेल और एक्सटर्नल एजेंसी। सपोर्टर, जिसको सपोर्ट करता है गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकता है। प्रोवाइडिंग ग्रांट एंड फंड्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है SSR पॉलिसी का वो जानेंगे। इज टू हार्नेस द वॉलेंट्री पोटेंशियल को हार्नेस करना है। इसका मतलब लेट इन द कंट्री साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्ट्रेंथन साइंस एंड सोसाइटी लिंकेज, साइंस एंड सोसाइटी लिंकेज को और मजबूत करना, ताकि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी है वो वाइब्रेंट हो सके, साइंस सोसाइटी कनेक्ट एंड फ्यूचर चेंज के लिए, कल्चरल चेंज के लिए। पॉलिसी डायरेक्टिव क्या है इसमें? 10% ऑफ SSR पर ईयर, ये क्या है वो देखेंगे। इंडिविजुअल साइंटिस्ट या नॉलेज वर्कर जो होंगे उनको रिक्वायर होगा, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप डिवोट करें एटलीस्ट 10% डेज ऑफ SSR पर ईयर फॉर इन्हांसिंग साइंटिफिक नॉलेज टू द सोसाइटी। आप 10% डेज ऑफ SSR आप डिवोट करें सोसाइटी को, ताकि आप एक्सचेंज कर सकें साइंटिफिक नॉलेज सोसाइटी में। अप्रेजल एंड इवेल्यूशन है। इट ऑल्सो बीन प्रपोज टू गिव क्रेडिट टू नॉलेज वर्कर्स साइंटिस्ट फॉर इंडिविजुअल SSR एक्टिविटीज़ इन देयर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इवेल्यूशन। अप्रेजल की भी प्रोविज़न और इवैल्यूएशन की, मतलब इस SSR एक्ट में कोई भी इंडिविजुअल वर्कर हो या साइंटिस्ट हो, उन्होंने यदि नॉलेज या पर क्रेडिट दिया हो, वो अच्छा फील्ड पे वर्क किया हो, सोसाइटी में उन्होंने आउटरीच किया हो, तो उसके एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल और इवैल्यूएशन में उसको क्रेडिट देना होगा।
तभी तो वो आपको मोरल आपको मोरल और एक बूस्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हमें करना है। यदि हम कोई वर्क करते हैं और उसका क्रेडिट मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो क्रेडिट बहुत ज़रूरी है वो नॉलेज वर्कर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। नो इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन वुड नॉट बी अलाउड, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अलाउ नहीं किया गया कि आप इस चीज़ को आउटसोर्स कर सके या सब कॉन्ट्रैक्ट कर सके। SSR एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट, मतलब ये लाइबिलिटीज़ यदि आपके ऊपर है तो आपको ही परफॉर्म करना होगा, आप इसे आउटसोर्स नहीं कर सकते। ऑल नॉलेज वर्कर को सेंसिटाइज किया जाएगा बाय उसके इंस्टीट्यूशन द्वारा, उनके इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो कंट्रीब्यूट उन्हें करना है। देयर शुड बी SSR मॉनिटरिंग सिस्टम होगा हर इंस्टीट्यूशन में जो एसेस करेगा इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को चेक करेगा। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या है यहाँ, सेंट्रल एजेंसी इस्टेब्लिश होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो इम्प्लीमेंट करेगा SSR। अदर सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज भी इनकरेज करेगा टू मेक देयर ओन प्लान, उनको अपना प्लान बनाने के लिए बताया जाएगा ताकि SSR को उसके मैंडेट के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके रिलेटेड टॉपिक क्या है, न्यूज़ क्या है। साथ ही क्या है, IIT खड़गपुर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर सेटिंग अप अ सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। साथ ही ये कहाँ पर सेटअप होगा, IIT खड़गपुर में। ये क्या इनिशिएटिव है वो देखते हैं। ये इनिशिएटिव है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का ये इनिशिएटिव है। साथ ही दे देगा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स आपका इससे रिलेटेड है। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साथ ही डेवलप करेगा एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट शेयर प्रोफेशनली मैनेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। दे विल बी इक्विप किया देगा मेजर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो नॉट अवेलेबल है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से। इनका एम है टू प्रोवाइड प्रोफेशनली मैनेज सर्विस किया जाए विथ इफिशियंसी एंड एक्सेसिबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी अंडर वन रूफ टू सर्विस डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। साथ ही फैसिलिटी यूज़ किया जाएगा फॉर देयर 80% अवेलेबल टाइम बाय एक्सटर्नल यूजर्स दैट आउटसाइड ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट्स। ये जो साथी फैसिलिटी है उसको एक्सटर्नल यूज़र के लिए अवेलेबल किया जाएगा, मतलब 80% एक्सटर्नल जो बाहर के यूज़ है वो यूज़ कर सके, ताकि आपको होस्ट के पास ही खुद इतनी सारी टेक्नोलॉजी है तो इससे हमें बाहर वाले को देना है, तो इसलिए 80% ये आपको बाहर वाला एक्सटर्नल यूज़र के लिए अलाउ किया गया है। IIT खड़गपुर विल ट्रीट द साथी सेंटर एज सोशल साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी SSR प्रोग्राम जो प्रमोट करेगा कल्चर ऑफ साइंस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। ये अच्छा है। आपसे ऐसे और क्या चाहिए कि यहाँ पर जो IIT खड़गपुर साथी सेंटर को एज ए SSR ट्रीट कर रहा है ताकि साइंस एंड कल्चर का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके कल्चर डेवलप किया जा सके, जिसके आधार होंगे आपका एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स, जो बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। IIT दिल्ली एंड BHU बनारस अदर इंस्टीट्यूट्स है जो साथ ही फैसिलिटी विल बी लोकेटेड, जहाँ पे ये सारे फैसिलिटी लोकेटेड होंगे। ये बहुत ही अच्छा मूव है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पर्सनालिटीज़। कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पर्सनालिटीज़ से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन इसके कंसेप्ट में कोई पॉइंट पूछा जा सकता है। श्रीनिवास रामानुजन क्या है, वाई न्यूज़, ये न्यूज़ क्यों है आपके रामानुजन के बारे में तो आपको पता ही, सॉरी। इसमें वो न्यूज़ में क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम टेक्नियन इजराइली इंस्टीट्यूट ऑफ IIT ने डेवलप किया है कंसेप्ट नेम जिनका दिया गया है रामानुजन मशीन आफ्टर द इंडियन मैथमेटिशियन। जो रामानुजन है वो हमारे मैथमेटिशियन है, इंडियन के ग्रेट मैथमेटिशियन है। उनके नाम पर इजराइल ने एक मशीन का नाम रामानुजन मशीन रखा है। ये मशीन क्या है वो हम देखेंगे। ये एल्गोरिदम है जो रिफ्लेक्ट करता है श्रीनिवासन रामानुजन वर्क ड्यूरिंग हिज ब्रीफ लाइफ। अपने लाइफ में वो उन्होंने जो वर्क किया उसके एल्गोरिदम को ये रिफ्लेक्ट करता है। थ्रू आउट इज लाइफ में रामानुजन ने क्या विद नोवेल इक्वेशन के साथ आए थे, आइडेंटिटीज़ के साथ आए थे, जिसमें इक्वेशन इंक्लूड था पाई, जिसमें उन्होंने पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था जो इक्वेशन में। इट वॉज यूजली लेफ्ट टू द फॉर्मली ट्रेन मैथमेटिशियन टू प्रूव दिस। इसे प्रूव करने के लिए बाकी ट्रेन मैथमेटिशियन पे छोड़ दिया गया था, लेकिन इन्होंने इक्वेशन डेवलप किया था जो पाई को कैलकुलेट करे। द पर्पज़ ऑफ मशीन का है टू कम अप विद द कंजेक्चर इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज दैट वी कैनलाइज। कंजेक्चर फॉर्म किया है मैथमेटिकल फार्मूलाज में जो हम कैनलाइज कर सके। इन मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम में ह्यूमन इनपुट इज़ प्रॉब्लम
बहुत सारे प्रोग्राम, कंप्यूटर जो प्रोग्राम है उसमें जो ह्यूमन इनपुट है वो प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट द एल्गोरिदम टू वर्क आउट अ सॉल्यूशन, हम एल्गोरिदम से ये उम्मीद करते हैं कि वो इसकी सॉल्यूशन निकाले, बट विद द रामानुजन मशीन में इट वर्क से द अदर वे अराउंड, ये दूसरी तरह से काम करते हैं। देखते क्या है, fed in constant say the well known pi and the algorithm will come up with an equation involving an infinite series whose value it will propose is exactly pi। जैसे ही हम कांस्टेंट फीड करेंगे इससे मान लेते हैं कि पाई का, तो इसमें एक एल्गोरिदम आएगा जिसमें इक्वेशन इन्वॉल्व होगा, उसमें इन्फिनाइट सीरीज होगी जो जिसका वैल्यू आपके एग्जैक्टली पाई के बराबर होगा। मतलब ये अदर वे राउंड का तरीका ये बता रहे हैं कि आप पहले कांस्टेंट फीड के लिए मान लीजिए हमें पाई का वैल्यू निकालना है, तो यह क्या करें, एक एल्गोरिदम आएगा जिसमें इक्वेशंस होंगे और इनडेफिनिट सीरीज होगी, वो इनडेफिनिट सीरीज का एग्जैक्टली वैल्यू वही होगी जो पाई की है। अबाउट श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानेंगे। ये ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जीनियसेस, बॉर्न इन मद्रास में बॉर्न हुए थे। 1887 से 1920 इनकी जर्नी रही। विच वेरी लिटिल फॉर्मल ट्रेनिंग, इन्हें बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत ही कम मिला था। ही इंगेज विथ मोस्ट सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियंस ऑफ द टाइम, अपने टाइम के ज़माने के समय में जो मैथमेटिशियन थे तो उसमें से ये एक सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन थे, पार्टिकुलरली तब जब उन्होंने इंग्लैंड में रहे थे 1914 से 19 में, जहाँ पर इन्होंने फेलो इवेंचुअली बिकम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड अ रिसर्च डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज। ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने, उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिसर्च डिग्री, कैम्ब्रिज से रिसर्च डिग्री हासिल किया। ये बहुत उस समय में ये सब मैथमेटिशियन इतने पॉपुलर हुए और ये इस तरह के काम किए जो हम लोग अभी भी सिर्फ एक हमें ये जो साइंस एंड टेक का या कोई मॉड्यूलर पढ़ाई करने में 2 घंटे में हम लोग उब जाते हैं, 1 घंटे में उब जाते हैं। यहाँ तक अलग अलग लेक्चर भी दिए जाते हैं ताकि आपको ईजिली समराइज हो, तो उसमें भी हम पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्या पेशेंस रखें ताकि तभी आप इस चीज़ को जल्दी कॉप अप कर पाएंगे। ही डिस्कवर हार्डी रामानुजन नंबर, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था हार्डी रामानुजन नंबर 1729 जो स्मॉलर नंबर था और एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू। कि ये उनकी टोटल डिटेल के बारे में आपको इतनी डिटेल की मतलब जानना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उनके लाइफ में क्या क्या घटने से वो मेंबर थे फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का, उन्हें रिसर्च डिग्री मिला कैम्ब्रिज से, ये सब आपको पता होना चाहिए। रामानुजन जी ने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया टू एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स एंड वर्कड ऑन इक्लिप्स फंक्शन पे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे एंड इनफिनाइट सीरीज पे उन्होंने बहुत काम किया था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके बारे में जानेंगे। ये न्यूज़ में क्यों? इसरो ने प्लान किया ईयर लॉन्ग प्रोग्राम करने के लिए फॉर कमेमोरेटिंग द बर्थ सेंटेनरी ऑफ इट्स फाउंडर फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये विक्रम साराभाई के बर्थ सेंटेनरी को मनाने के लिए एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम लॉन्च इसरो ने किया है। क्या है वो देखते हैं। विक्रम साराभाई ये बॉर्न इन अहमदाबाद में 1919 में। विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के ये जनक कहा जाता है इन्हें। ही वॉज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ये ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे और इस्टेब्लिश या हेल्प करते थे किसी भी चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट में, मतलब दूसरे फील्ड में भी इस्टेब्लिशमेंट हो किसी इंस्टीट्यूशन में, उसमें भी इनकी योगदान बहुत रहा है। ये इंस्ट्रूमेंटल थे इन इस्टेब्लिंग फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में अहमदाबाद 1947 में। इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन इन 1947 में भी फाउंड किया, 97 में फाउंड किए थे और लुक्ड आफ्टर इट अफेयर को उन्होंने 1956 तक उनके अफेयर को मैनेज किया था। आफ्टर एशियर स्पॉटनिक लॉन्च ही मैनेज टू कन्विंस द इंडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने कन्विंस किया कि हमें ज़रूरत है एक हम एज ए डेवलपिंग कंट्री तो हमारा अपना ओन स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, तो जिसकी वजह से इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इन 1962, जिसको बाद में नेम चेंज करके उन्होंने रखा था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। मतलब इसरो का पुराना नाम आपका यहाँ इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इन 1962, जिसके बाद में नेम चेंज किया गया है इसरो। ये उन्होंने ये हेल्प किया था थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में है, वहाँ उन्होंने हेल्प किया था इसको सेटअप करने में। विथ इट्स इनऑगुरल फ्लाइट इन 1963, इसको बाद में नेम चेंज करके रखा गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSR, ये थुम्बा में है।
ही अलॉन्ग विथ अदर अहमदाबाद बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर एक मेजर रोल प्ले किए थे फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। IIM को ये सेटअप करने में इन्होंने भी हेल्प किया था अहमदाबाद बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर। ही हैड वर्कड ऑन इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियाज़ का पहले सैटेलाइट में भी उन्होंने वर्क किया था आर्यभट्टा। सम ऑफ अदर वेल नोन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बाय विक्रम साराभाई, जो इंस्टीट्यूशन है इस्टेब्लिश उनमें कौन से और इंस्टीट्यूशन में इन्होंने हेल्प किया था, तो ये लिस्ट दी है, लिस्ट यह काफ़ी है, आप ये चेक कर सकते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ फिजिस्ट होमी भाभा की जब डेथ हो गया था 1966 में, तो साराभाई को अपॉइंटेड किया था एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने काम होमी जी भाभा का वर्क इन्होंने फॉरवर्ड किया था, आगे काम इनको किया था इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च पे। साराभाई लाइज रिस्पॉन्सिबल है इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलप ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके पीछे में इनका योगदान बहुत ही योगनीय है, और इन्होंने बहुत सारे बहुत इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रही है। ही लेड द फाउंडेशन, इन्होंने इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पजेज़ के लिए भी किया था। ही रिसीव, इन्हें दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर, जो अभी अवार्ड हम लोगों ने बात किया था 1962 में। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला 1963 में, एंड पद्म विभूषण मिला इन्हें 1972 में। इन 1970 में अ क्रेटर ऑन द मून वॉज नेम्ड आफ्टर विन, 1970 में एक क्रेटर, मून पे एक क्रेटर है, उनका नेम इसकी इन्हीं के नाम पे दिया गया था। लैंडर ऑफ चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, इंडिया सेकेंड मिशन जो मून में था, वो नेम्ड विक्रम, इन्हीं के नाम पे रखा गया, जो ताकि हम ऑनर दे लेट विक्रम भाई साराभाई को। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में आते हैं, क्या है, डेनिसोवंस, scientists have for the first time restructured Denisovan's skeletal features using DNA methylation chemical changes to understand how long last human relative looked like as reported by the Nature। यहाँ एक डेनिसोवन से साइंटिस्ट ने पहली बार रिस्ट्रक्चर किया है डेनिसोवन स्केलेटर को, ताकि ये उनके डीएनए को यूज़ कर जो उनका डीएनए है मिथाइलेशन केमिकल चेंजेस, ताकि हम अंडरस्टैंड करें कैसे ह्यूमन रिलेटिव पहले लॉन्ग लास्ट जो हमारे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो बता रहे सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर, वो किस तरह से दिखते थे, उसको अंडरस्टैंड समझने की अब से जो पहले थे उनमें और हमें क्या क्या चेंजेस आए। क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की चेंजेस बहुत पुराना है, कि पहले हम जो अभी जिस हाल पर है, जिस हमारा टेक्सचर्स है, पोस्चर्स है, वो पोस्चर्स पहले इस तरह के नहीं थे। हमारे ब्रेन जो अभी जिस साइज़ में है, इससे वो पहले जो साइज़ जो ह्यूमन बीइंग थे, तो उनके साइज़ डिफरेंट थे। तो ये उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने यूज़ किया है। डेनिसोवंस क्या है ये हम जानेंगे। एक्सटिंक्ट स्पेसीज है होमिनिड का, क्लोज रिलेटिव है ये मॉडर्न ह्यूमन, मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग के ये क्लोज रिलेटिव्स है। ये रिलेटिव जो आजकल के भाई बहन है, ये उससे भी कितने सालों पुराने रिलेटिव्स है ये। साइंटिस्ट ने पहला आइडेंटिफाई किया डेनिसोवन रिमेन्स फ्रॉम डेनिसोवा केव लोकेटेड इन अटलाई माउंटेन इन साइबेरिया इन 2010। साइबेरिया में 2010 में एटलाई माउंटेन में एक कैव है जिसका नाम है डेनिसोवा, उसी के नाम पे इनका रखा गया है डेनिसोवंस, वहाँ से आइडेंटिफाई किया है। डेनिसोवंस में भी रेंज कर सकता है साइबेरिया टू साउथ ईस्ट एशिया तक ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज के दौरान। डेनिसोवन शेयर करता है कॉमन एंसेस्टर, हमारी ये कॉमन एंसेस्टर शेयर करता है बोथ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का भी और निएंडरथल्स के साथ भी। ये दिस कॉमन एंसेस्टर जो है उसे होमो हेडेलबर्जेनेसिस भी कहते हैं। मोस्ट लिव्ड इन अफ्रीका में, जो जनरली अफ्रीका में रहते हैं। डैनुवियस गॉर्गेनमोसी, ये क्या है, ये ऐप इन एन ऐप दैट लिव्ड अबाउट 11.6 मिलियन ईयर अगो विच कंबाइंड एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन स्ट्रेट लोअर लिम्स एडॉप्टेड फॉर अ बाइडेवलिज्म हुज दोज ऑफ एप्स लॉन्ग आर्म एबल टू स्ट्रेच आउट टू ग्रैब ट्री ब्रांचेस। ये उनके बारे में डिटेल बता रहे हैं कि उनका जो आर्म थे कितने लंबे थे, तो वो मतलब ये डिस्कवर करके उनसे वो रिलेट करना चाहते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में जो पिछले ह्यूमन बीइंग में क्या क्या ट्रेसेस है वो ट्रेसेस कर रहे हैं। दिस इंडिकेट डेनुवियस वॉज एबल टू वॉक, ये शो करता कि जो डेनुवियस थे वो चलने के काबिल थे, अपराइट ऑन टू लेग, 2 लेग पे चलते थे, एंड ऑल्सो यूज़ ऑल 4 लिम्स, अपने 4 लिम्स के यूज़ करते थे जब कैलम्बरिंग थ्रू ट्रीज, जब वो ट्रीज़ पे चलते थे तो 4 लिम्स यूज़ करते थे।
ये आपको इतना डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि डेनिसोवन्स क्या है। साइबेरिया में एक गुफा है डेनिसोवन केव, वहाँ पर उन्होंने मिला है डेनिसोवन्स, वहाँ से वो रिसर्च कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019। ग्लोबल इंडिया बायो समिट 2019 है वो क्या है वो देखते हैं। रिसेंटली ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 दिल्ली में हुआ था। ये इंडिया का पहला ऐसा लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस था। ये इंडिया का पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस मतलब बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस था। ये ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री आपके आता है साइंस एंड टेक का, एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक। इन्होंने दिखाया कि पोटेंशियल है इंडिया का बायोटेक सेक्टर में टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब कितना पोटेंशियल है बायो सेक्टर में इंडिया में, ये शो किया इन्होंने इस समिट में टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड को बताया। बिराक की क्या है, नॉन प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, उसे सेटअप किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT। इट एक्ट एज इंटरफेरेंस एजेंसी की तरह काम करता है, जो स्ट्रेंथ करता है, एम्पावर करता है इमर्जिंग बायोटेक इंटरप्राइज टू मेक स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशंस। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मर्जर ऑफ NIMH NIOH, हम देखेंगे यहाँ NIMH क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइनर्स हेल्थ को डिसॉल्व किया गया और मर्ज किया गया है ICMR के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद के साथ इसे मर्ज किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइनर हेल्थ क्या है वो क्या है, ये सेटअप किया था 1990 में एज ऑटोनमस बॉडी था अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये था नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइनर हेल्थ। ICMR जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें समझेंगे आप कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइनर हेल्थ ये किस मिनिस्ट्री के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। लेकिन जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है, तो इसको इसमें मर्ज किया गया है। द फोकस एरिया ऑफ NIOH का क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल मेडिसिन एंड ऑक्यूपेशनल हाइजीन, मतलब जहाँ आप काम करते हो वहाँ का ऑक्यूपेशनल मेडिसिन क्या है उसको वो ये देखता है, और ऑक्यूपेशनल हाइजीन पे ये इम्प्रूव करता है एक्सपर्टीज़ फील्ड में ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, कम फ्रॉम बोथ इंस्टीट्यूशन से भी, बिसाइड द इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक मनी, यार ये पब्लिक मनी को इफिशिएंटली मैनेज करता है। नेक्स्ट मूव करेंगे शीत ब्लाइट डिजीज, ये क्या है। रिसेंटली ए टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने डिसेफर्ड किया है जेनोमिक डाइवर्सिटी जो एसोसिएटेड है टू स्ट्रेन्स ऑफ द रिजोक्टोनिया सोलानी, द फंगल पैथोजन रिस्पॉन्सिबल विद द स्लीट फ्लाइट डिजीज इन राइस। पहले तो आप ये जाने शीत ब्लाइट डिजीज ये राइस में होता है, ठीक है, और इसको इंडियन साइंटिस्ट ने डेसिफर किया किसके थ्रू, जेनोमिक डाइवर्सिटी के थ्रू। इसमें क्या है, ये फंगल डिजीज़ है। पहले शीत ब्लाइट फ्लीज क्या है, ये फंगल डिजीज़ है जो आपको 60% रिडक्शन कर देता है इन राइस यील्ड में। इसकी वजह से लीव आपके क्या कहते हैं, लीव इन्फेक्ट हो जाते हैं और जल्द ही डाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कैनोपी एरिया जो हो कैनोपी वो डिक्रीज़ कर जाता है और इससे आपके यील्ड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। प्लांट ज़्यादा वनरेबल है टू शीत फ्लाइट ड्यूरिंग रेनी सीजन में ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं प्लांट। तो आप याद रखिए शीत ब्लाइट डिजीज़ है वो फंगल डिजीज़ है जो आपके राइस में होता है और आपकी प्रोडक्शन बहुत ही लो कर देता है। आई होप कि लेक्चर ये आपको पसंद आएगा। यहाँ ये लेक्चर यही ख़त्म होता है। हम लोगों ने 10 इंडेक्स तक कंप्लीट कर दिया, मतलब 5 to 10 इंडेक्स तक हम लोग कंप्लीट कर दिए, 1 से 4 इंडेक्स तक अब नेक्स्ट में हम लोग लेक्चर में इसको कवर करेंगे। यदि कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम आपके सजेशन का वेलकम करते हैं। इससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा और आपको और बेहतर लेक्चर प्रोवाइड किया जा सकता है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। अब बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो नया डालूँ तो मैं इसमें आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। ये सीरीज़ आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट हो रहा है। मैं इसके साथ दूसरा भी कहते प्लेलिस्ट मतलब तैयार कर रही हूँ कि आपके उसके दूसरे प्लेलिस्ट में मोस्ट प्रोबेबली है कि मैं रोज़ डेली करंट अफेयर आपको हम बता सकें। जैसे विज़न IAS के जो करंट अफेयर आते हैं
तो मैं विजन IAS हो या और भी सोर्सेज हो जिसके करंट अफेयर बहुत अच्छे हो, तो मैं इसको कवर करूं और आपको डेली आपको करंट अफेयर का जाए, क्योंकि UPSC में करंट अफेयर एक मेजर पोर्शंस है, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि आप उसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का यहीं तक। थैंक यू।